नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो चेंजेस आए थे वो इस तरह थे कि सबसे पहला चेंज आपका लाया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय की पोस्ट बना दिया गया, क्योंकि पहले वाइसरॉय जो बने वो आपकी लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। दूसरा, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो दो पोस्ट हुआ करती थी, जो एक एज अ बॉडी काम कर रहे थे, उनको खत्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी बना दी गई। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पूरा का पूरा नया ऑफिस बना दिया गया, जो कि आपकी ब्रिटेन में काम करेगी। ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो हेड होगा, ठीक है, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाया जाएगा, वो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम करेगा, जो कि आपकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठेगा। ठीक है। उसमें 15 मेंबर्स होंगे जो कि एज अ एडवाइजरी काम करेंगे। ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे काम करेगा, जिसको चाहे तो गवर्नमेंट शू कर सकती है और चाहे तो वो गवर्नमेंट को शू कर सकता है। ठीक है। तो एक तरीके से जो आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, वो केवल और केवल एक हवाई बातें बन के रह गई थी, क्योंकि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो इम्प्लीमेंट करने के बावजूद कहीं ना कहीं वो बातें ऑन ग्राउंड प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो अब 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें क्या चेंजेस लाए गए, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला चेंज लाया गया वो ये कि आपका एक्सपेंशन किया गया वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इससे पहले 4 मेंबर्स हुआ करते थे। जो अगला जो चेंज लाया गया वो आपका पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, जो कि एक आइडिया था लॉर्ड कैनिंग का। अब इसमें क्या होगा, करेंटली हम इसे रिलेट करें तो आज की डेट में भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियोज इन द सेंस आपके होम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, आपके डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट होती है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट होती है। ऐसे ही कुछ पोस्टों को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, अब वो 5 मेंबर्स क्या करेंगे, वो एक स्पेसिफिक पोस्ट होल्ड करेंगे। वो एक स्पेसिफिक पोस्ट होल्ड करेंगे। वो पोस्ट कुछ इस तरह होंगे, एक होम, दूसरा मिलिट्री, तीसरा लॉ, चौथा रेवेन्यू, 5वां फाइनेंस की। आगे चल के आपके 1874 में पब्लिक वर्क्स करके एक नया एक ऑफिस ऐड किया जाएगा, एक नई पोस्ट ऐड की जाएगी, जो कि आज की डेट में हम अगर देखें तो PWD डिपार्टमेंट करके एक पोस्ट आज भी काम कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज हमने देख ली। तो ये कुछ 2 चेंज। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चेंजेस आए। एडिशनल मेंबर्स लाए गए। इससे पहले हमने देखा था कि 6 मेंबर्स हो गए थे आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है। पहला जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, वो हमने 1833 के एक्ट में देखा था, चार्टर एक्ट में, कि एक तो आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो, उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसके बाद आपके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। तो इससे पिछले एक्ट में हमने देखा था कि टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स हुआ करते थे, एक कमांडर इन चीफ की पोस्ट हुआ करती थी और एक आपके गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती, और एक आपके जो कमांडर इन चीफ की पोस्ट हुआ करती थी, उसके अलावा जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। टोटल मिला के 6 मेंबर्स हो जाते और 6 ही मेंबर्स हुआ करते थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बॉडी थी उसका नाम चेंज करके एडिशनल मेंबर कर दिया गया। अब इसको बढ़ा के 6 से 12 मेंबर कर दिए गए। ठीक है। अब ये किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ये आपके नॉमिनेट किए जाएंगे वाइसरॉय के द्वारा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियंस को ऐड किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो कर नहीं सकते थे क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादा पावर्स थी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको ऐड ना करने के बाद क्या कर सकते थे वो, कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें ऐड कर सकते थे। ठीक है। तो अब जो इंडियंस थे उन्हें एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अब एडिशनल मेंबर्स के तौर पे ऐड कर दिया गया। किसको? इंडियंस को। अब जो एडिशनल मेंबर्स थे उनके जो रोल थे वो लिमिटेड थे, उनके पास लिमिटेड पावर्स थी। वो केवल क्या कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे। किसको? वाइसरॉय को। और दूसरी चीज़, जो वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा उन मेंबर्स को, तो वाइसरॉय ने जो 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए वो आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 मेंबर्स जो थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया, उन्हें नॉमिनेट किया। ये 3 जो मेंबर थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और इन्हें नॉमिनेट किया गया। किसके द्वारा? वाइसरॉय के द्वारा। अब वाइसरॉय इन्हें नॉमिनेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये किसके लिए लॉयल होंगे, ये वाइसरॉय के लिए लॉयल होंगे,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल होंगे। अब जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि इन लोगों को अभी भी अलाउ नहीं था कि वो बजट को डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या चेंजेस लाए गए। रेस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इससे पहले हमने देखा कि 1773 में एक सेंट्रलाइजेशन का दौर चालू हुआ जो कि 1833 में जाके ख़त्म हुआ और जो पावर्स जितनी भी प्रोविंस थी उनसे छीनकर सेंट्रलाइज कर दी गई। अब ये क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे उन पावर्स को। जो आपके गवर्नर इन काउंसिल्स थे उनको पावर्स वापस दी जाएंगी, जो कि आपकी मद्रास की और बॉम्बे की जो प्रोविंस थी उनको उनकी पावर वापस दे दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या चेंज लाया गया, उसके बाद आपकी जो कलकत्ता में काउंसिल बैठती थी उसको एक्सटेंसिव अथॉरिटी दे दी कि अब वो पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से उन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया और 1833 में ख़त्म किया। अब यहाँ वो स्टार्ट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पावर्स एकदम से पूरी दे नहीं दी हैं, अब वो क्या करेंगे, लिमिटेड पावर्स देना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पावर्स बांट देंगे। किसको, प्रोविंसेस को। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने पावर्स देना स्टार्ट किया किसको, प्रोविंस जो थी आपकी बंगाल की, NWFP, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इन 5 प्रोविंस को इन्होंने पावर्स दी कि अब वो अपने यहाँ पर लॉज बना सकते हैं पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ अदर चेंजेस जो लाए गए थे। पहली जो चेंज लाया गया वो ये कि पावर दे दी गई वॉइसरॉय को कि वो अब ओवर रूल कर सकता है काउंसिल को। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अब वो ओवर रूल कर सकता है। उसके बाद दूसरा चेंज ये लाया गया कि वॉइसरॉय को पावर दे दी गई कि अब वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। अब इसको देने का मतलब क्या था कि जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है जो होल्ड कर रही थी वो कहाँ थी, ब्रिटेन में, जो कि पूरे इंडिया को गवर्न करने वाली थी। बट इन केस होता क्या है कि इतनी दूर से किसी एक एरिया को, इतने बड़े एरिया को गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जिसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो उस केस में वाइसरॉय को ये पोस्ट दी गई कि इन केस ऑफ अर्जेंसी आप क्या कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, जिसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, 6 मंथ की। क्योंकि आज भी ऑर्डिनेंस की पावर किसको है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, आज की डेट में भी ऑर्डिनेंस बना सकता है, जिसकी लिमिट आज भी 6 मंथ्स है। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंसिल के जो भी मैटर होंगे उनको ओवर रूल कौन कर सकता है, वाइसरॉय। अब वाइसरॉय के पूरी की पूरी पावर थी कि वो असेंट देगा किसको, वो असेंट देगा मिलिट्री से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बनेंगे, रिलीजन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बनेंगे, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बनेंगे, पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बनेंगे। अब इसको ओवर रूल करने की पावर दे दी गई किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो इनमें से किसी भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकता है। अब इसके बाद जो इंडियंस थे उनको ऐड किया गया, ये मैंने आपको बताया। जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को ऐड करने की बात की गई, लेकिन वो केवल और केवल एक टॉफ़ी देने के बराबर था, क्योंकि उनको पावर्स कुछ नहीं थी। ठीक है, और पावर्स ना होने के बावजूद जो लोग बैठ रहे थे, जो आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव जो थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे, वो किसके टुवर्ड्स लॉयल थे, वो आपके कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही लिए लॉयल थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर्स दी गई ये देखने में तो बहुत बड़ी थी कि अब इंडिया के लोग जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी काउंसिल में बैठे हैं, लेकिन वो केवल और केवल पेपर पे देखने के लिए और सुनने के लिए अच्छी थी। ठीक है, अब हम एक बार समराइज करते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमने क्या समझा। पहली चीज़, एक्सपेंशन किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको बढ़ा के 4 से 5 कर दिया गया। ठीक है, आगे चल के ये 5 से 6 हो जाएंगे। आपके पब्लिक वर्क्स करके एक नया ऑफिस ऐड किया जाएगा, कब, 1874 में, कब, 1874 में। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया जिसमें आपके होम मिनिस्टर, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस जैसी पोर्टफोलियोज दिए गए। ठीक है, उसके बाद एडिशनल मेंबर्स जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे उनको अब एडिशनल मेंबर्स का नाम दे दिया गया, जो कि अब आपके 6 से 12 के बीच में होंगे। ठीक, अब जो आपके एडिशनल मेंबर्स हैं वो उसका काम क्या होगा, उनका काम होगा एडवाइस करना, किसको, वाइसरॉय को। ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यहाँ पे क्या किया गया, जो प्रोविंस थी जिनसे पावर छीन ली गई थी 1833 में, और जो स्टार्टिंग कब हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो सेंट्रलाइजेशन का दौर खत्म करके अब यहाँ से 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से किसका दौर चालू होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का। धीरे धीरे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और चेंजेस थे, वो चेंजेस कुछ इस तरह थे कि वाइसरॉय को पावर दे दी गई थी कि वो जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको ओवररूल कौन कर सकता है, वाइसरॉय। उसको ओवररूल कौन कर सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
ठीक है। ऑर्डिनेंस कौन बना सकता है? वॉइस रॉय। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये छोटा सा है, इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए नहीं थे, तो 2 मिनट में से भी समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो प्रोविजनल काउंसिल थी उसके एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, उसके एम्बिट को एनलार्ज कर दिया गया। उसके बाद एक पावर और दे दी गई, जो कि मेजर पावर दी गई थी इंडियंस को, वो ये थी कि जो मेंबर्स बैठे थे ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, पहली बार उनको पावर दी गई क्या, कि अब वो बैठ के, जो वहाँ की एक टाइप की पार्लियामेंट थी, उसमें बैठ के बजट को डिस्कस कर सकते थे। समझ रहे हो उस टाइम पे कितनी बड़ी चीज़ थी हमारे लिए कि हम इंडियंस को ये पावर दी गई थी। तो ये पावर कब दी गई थी कि इंडियंस को बजट डिस्कस करने की? वो पावर दी गई थी 1892 में। तो 1892 में जो मेजर चेंज लाया गया वो यही था कि इंडियंस को अब आज़ादी थी कि वो वहाँ की अंग्रेज़ों के साथ बैठकर बजट को डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी भी उनको नॉमिनेट कौन कर रहा था? अभी भी जो मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि इंडियंस थे, उनको कौन नॉमिनेट कर रहा था? वो आपके ब्रिटिशर्स, जो आपका वाइसरॉय था वही नॉमिनेट कर रहे थे। एक चीज़ और जो मेन थी, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उसमें अभी भी जो वाइसरॉय मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, उसमें मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? उसमें अभी भी मेजॉरिटी आपकी ब्रिटिशर्स की ही होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में था। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए थे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।